अब देखिएगा आगे का चैप्टर शुरू करते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, लास्ट टॉपिक शुरू हो गया है। बाई ट्रांसफॉर्मेशन W is equal to Z square, show that the circle mod Z minus A is equal to C, A comma C being real in Z plane correspond to the lemma cone in the W plane। यानी कि क्वेश्चन हमसे कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन अगर W is equal to Z square आपको दी जाए तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है मोड Z माइनस ए इक्वल टू सी वाले सर्किल को लीमा कोन में कन्वर्ट कर देगी और वो लीमा कोन जो होगा वो W प्लेन में होगा। जो लीमा कोन होगा वो W प्लेन में होगा। अब सिर्फ बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपके पास, ये देख लीजिएगा सॉल्यूशन है। द गिवन सर्किल इज मोड Z माइनस ए इक्वल टू सी। यहाँ से मैं Z की वैल्यू निकालूंगा और उसके बाद मैं r थीटा पोलर फॉर्म में चला जाऊंगा, क्योंकि लीमा कोन की जो इक्वेशन होती है बीएससी पार्ट में वो r इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा का रूप होती है, तब हमारा लीमा कोन प्रूव होगा। तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए वो मुझे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए। मोड Z माइनस ए इक्वल टू सी ले लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा Z माइनस ए इक्वल टू सी ई टू दी पावर आई थीटा, Z इक्वल टू ए प्लस सी ई टू दी पावर आई थीटा। यहाँ से Z की वैल्यू हो चुकी है। द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज W इक्वल टू Z स्क्वायर, तो W इक्वल टू ए प्लस सी ई टू दी पावर आई थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, इसे मैं पोलर फॉर्म में बदलने वाला हूँ। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ई की पावर 2i थीटा प्लस 2ac ई टू दी पावर आई थीटा। यहाँ पर ये वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब यहाँ पर आप ऐसे करिएगा, W इक्वल टू हो चुका है, W में से माइनस ए स्क्वायर इधर ले आइएगा, सी स्क्वायर ई की पावर 2i थीटा प्लस 2ac ई टू दी पावर आई थीटा। अब यहाँ पर एक काम और कर दीजिएगा, यहाँ पर एक काम और कर दीजिएगा, राइट हैंड साइड में ना मुझे फैक्टर करने हैं, तो यहाँ पर आप दोनों तरफ प्लस का सी स्क्वायर ऐड कर दीजिएगा। एडिंग सी स्क्वायर टू बोथ साइड्स, W माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ई टू दी पावर 2i थीटा प्लस 2ac ई टू दी पावर आई थीटा। अब इसके फैक्टर करने की तैयारी करिएगा आप, इसमें से पूरे में से, इस पूरे में से सी ई की पावर आई थीटा कॉमन ले लीजिएगा, तो ये हो जाएगा सी की पावर माइनस आई थीटा प्लस सी की पावर आई थीटा और प्लस यहाँ 2a हो जाएगा सी की पावर आई थीटा, तो सी कॉमन ई टू दी पावर आई थीटा प्लस ई टू दी पावर माइनस आई थीटा प्लस का 2a। अब यहाँ से हो जाता है सी टू दी पावर आई थीटा, ये हो जाता है 2c cos थीटा प्लस 2a, तो ये हो जाता है W माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2c ई टू दी पावर आई थीटा और ये हो जाता है a प्लस सी कॉस थीटा। आप देखिएगा ए स्क्वायर और सी स्क्वायर तो रियल है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर रियल है, लेकिन W जो है वो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। कुछ मैग्नीट्यूड मान लीजिएगा, कुछ आर्गूमेंट मान लीजिएगा। लेट W माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू मान लीजिएगा r ई टू दी पावर आई लैम्डा, आई लैम्डा ले लीजिएगा। ये एक काम कर लेते हैं, r ई टू दी पावर आई 5 ले लेते हैं, r ई टू दी पावर आई 5 ले लेते हैं, तो r यहाँ से हो जाता है r ई टू दी पावर आई 5 इक्वल टू 2c ई टू दी पावर आई थीटा a प्लस सी कॉस थीटा। यहाँ से देख लीजिएगा। अब दोनों तरफ की कंपेयर कर लीजिएगा। दोनों तरफ की जब आप कंपेयर करेंगे तो जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा और जो आपका आर्गूमेंट है वो आर्गूमेंट के इक्वल होगा। तो r की कंपेयर कर लीजिएगा, r इक्वल टू हो जाता है 2c इंटू ए प्लस सी कॉस थीटा और फाइव इक्वल टू थीटा हो जाता है। देखिएगा फाइव जो वैल्यू ली गई थी वो W प्लेन में ली गई थी, तो W प्लेन का आर्गूमेंट है और थीटा जो है वो Z में लिया गया था, तो Z प्लेन का आर्गूमेंट है। तो यानी कि थीटा और फाइव एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, तो यानी कि जिस तरह से Z प्लेन में एंगल नापा जाएगा उसी तरह से W प्लेन में भी एंगल नापा जाना चाहिए। अब ये r इक्वल टू 2c a प्लस कॉस थीटा आ गया है, ये विच इज इक्वेशन ऑफ लीमा कोन
लीमा कोण इन डब्ल्यू प्लेन। ये मैं पुरानी बात यहाँ ध्यान दिला दूं, जब हम बीएससी पैटर्न में थे तो इस तरह की जो इक्वेशन होती थी r इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा की जो इक्वेशन होती थी वो हमारी लीमा कोण कहलाती थी। अब लीमा कोण तो प्रूव हो चुका है, अब इसका डायग्राम का पिक्चराइजेशन कर देते हैं। हमारे पास देखिएगा ये हमारा यू भी हो जाएगा और ये हमारा एक्स और वाई हो जाएगा। ये डब्ल्यू प्लेन है, ये जेड प्लेन है। जो लीमा कोण की शेप होती है वो लीमा कोण की शेप बिल्कुल उसी तरह से होती है जैसे कि आपका कार्डाइट की शेप होती है। अब डब्ल्यू देख लीजिएगा, यहाँ पर r टू दी पावर आई थीटा लिया था, तो यहाँ देखिएगा डब्ल्यू माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। तो अगर इसे आप कन्वर्ट लिखेंगे तो आप ऐसे करना पड़ेगा, इसे डब्ल्यू माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो डब्ल्यू में से जो ये माइनस हो रहा है ये इसका वर्टेक्स बैठ जाएगा, सॉरी वर्टेक्स नहीं कस्प बैठेगा, कस्प बोलते हैं इसे। ये इस तरह से आ जाएगा जैसे कि आप कार्डाइट बनाते थे। और ये वाला जो पॉइंट होगा ए और सी रियल है, ध्यान रखना ए और सी रियल है, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर भी रियल होंगे। रियल में से माइनस करेंगे तो रियल आएगा, तो जो कस्प होना चाहिए वो रियल एक्सिस पर होना चाहिए। ये हो जाएगा पॉइंट आपका ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉमा 0 हो जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं सर्किल में। अब सर्किल के बारे में देख लेगा, सर्किल मोड जेड माइनस ए इक्वल टू सी है, तो जेड में से जो माइनस होता है वो सर्किल का सेंटर है और सी जो है वो रेडियस हो जाएगी, सेंटर ए है। लेकिन ए जो है वो रियल वैल्यू दे रखी है, तो सेंटर जो है वो रियल एक्सिस पर होना चाहिए। ये मान लेते हैं ये सर्किल है, ये पॉइंट हो जाएगा आपका ए कॉमा 0, ये रेडियस हो जाएगी सी और सर्किल की इक्वेशन हो जाएगी मोड जेड माइनस ए इक्वल टू सी। आपकी सर्किल की इक्वेशन हो जाएगी और इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब देख लीजिएगा एग्जाम्पल नंबर 2 है, अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू जेड स्क्वायर शो दैट द फैमिली ऑफ सर्किल मोड W माइनस 1 इक्वल टू सी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द फैमिली ऑफ लेमनिस्केट मोड जेड माइनस 1 इनटू मोड जेड प्लस 1 इक्वल टू सी वेयर सी इज पैरामीटर। लेमनिस्केट है, बीएससी पार्ट में लेमनिस्केट की जो इक्वेशन थी वो r स्क्वायर इक्वल टू a cos 2 थीटा a स्क्वायर cos 2 थीटा का रूप थी। तो यहाँ भी जो है हम इसे पोलर फॉर्म में बदल करके चलेंगे। अब देखिएगा सर्किल आपका दे रखा है मोड W माइनस 1 इक्वल टू सी दे रखा है, तो ये हमारी ये तो सिंपल क्वेश्चन है। गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज W इक्वल टू जेड स्क्वायर, इस वैल्यू को बनाने की तैयारी करेगा। W माइनस 1 इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 1, W माइनस 1 इक्वल टू जेड माइनस 1 इंटू जेड प्लस 1 टेकिंग मॉडुलस। मॉडुलस ले लीजिएगा मोड W माइनस 1 इक्वल टू मोड जेड माइनस 1 इंटू मोड जेड प्लस 1। अब सर्किल की इक्वेशन देखिएगा, इक्वल में सी पड़ा हुआ है फॉर मोड W माइनस 1 इक्वल टू सी इज टू इम्प्लाइज मोड जेड माइनस 1 इंटू जेड प्लस 1 इक्वल टू सी। ये सर्किल इसमें ट्रांसफॉर्म हो रहा है, यानी कि सर्किल मोड W माइनस 1 इक्वल टू सी इन W प्लेन is correspond to mod z minus 1 into mod z plus 1 equal to c। अभी जो आकृति आई है mod z minus 1 into z plus 1 equal to c, ये हमें इससे पहले कभी नहीं आई है और बुक वाला कह रहा है कि ये प्रूव करके दिखाओ कि लेमनिस्केट है। अब ये प्रूव करने चलेंगे कि हम इसे लेमनिस्केट प्रूव करेंगे। We prove that mod z minus 1 into mod z plus 1 is equal to c is लेमनिस्केट। अब इसे लेमनिस्केट प्रूव करने जा रहे हैं, तो चूंकि mod z minus 1 into mod z plus 1 is equal to c, mod z square minus 1 is equal to c, z square minus 1 is equal to c e की पावर i लैम्डा। मोड हटा दिया है तो दूसरी तरफ आ गया है e टू दी पावर i लैम्डा। जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस सी ई की पावर आई लैम्डा। इसे ही मैं हटाने जा रहा हूँ क्योंकि 1 प्लस सी ई की पावर लैम्डा इज कॉम्प्लेक्स लेट 1 प्लस सी ई की पावर आई लैम्डा इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई की पावर 2i अल्फा मान लीजिएगा। ए स्क्वायर इसलिए माना गया है जिससे कि अंडर रूट लेने में हमें कोई दिक्कत ना हो।
तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई की पावर 2i अल्फा ले लेते हैं। अब लेट कर लेते हैं जेड इज इक्वल टू आर ई टू दी पावर आई थीटा। तो आर स्क्वायर ई की पावर 2i थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई की पावर 2i अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ से जब आर स्क्वायर की वैल्यू आप लेने जाएंगे 2i अल्फा ले लेते हैं, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस का 2i कॉमन ले लेते हैं, थीटा माइनस अल्फा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस, ये हो जाएगा 2 थीटा माइनस अल्फा माइनस आई साइन 2 थीटा माइनस अल्फा। अब राइट हैंड साइड में रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो ये प्योरली रियल वैल्यू है। इक्वेट आरपी, रियल पार्ट ले लीजिएगा, तो ये हो जाता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा माइनस 2 अल्फा। अब ये बीएससी पार्ट 1 के अकॉर्डिंग जो है लेबनिज स्केल कहलाता है, विच इज इक्वेशन ऑफ लेबनिज स्केल इन जेट प्लेन। ये जेट प्लेन में लेबनिज स्केल है। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसके बाद लास्ट एग्जाम्पल नंबर 3 बचा हुआ है, और इस एग्जाम्पल नंबर जो 3 बचा हुआ है उसमें आपका क्या है, दो डब्ल्यू इजिकल टू जेड स्क्वायर तो ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, और मोड जेड इजिकल टू ए और मोड जेड इजिकल टू बी के बीच का एरिया बताना है कि वो कहाँ पर जाकर के ट्रांसफॉर्म होगा, किसके वो करस्पॉन्ड होगा। ये सिंपल एग्जाम्पल है, आप इसे सिंपली कर सकते हैं। अब इस प्रकार से जो हमारा चैप्टर है वो ये खत्म हो जाता है। अब नया चैप्टर हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल। इसके लिए कुछ डेफिनेशन बतानी होगी, मैं कुछ डेफिनेशन को जो है डिस्क्राइब करने वाला हूं। अब देखिए चैप्टर नंबर 5 शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 5 है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। इसमें आपको जो सारी जानकारी दी जाएगी वो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के बारे में दी जाएगी। आधा चैप्टर ये भारी होगा, आधा चैप्टर जो है आसान होगा। भारी इसलिए होगा, इसमें थ्योरम्स भी आएंगी और इसमें न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। जो न्यूमेरिकल्स हैं वो तो आप फ्री के समझ लीजिएगा, उनमें तो आपको कोई मेहनत करनी नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्स की थ्योरम के लिए याद करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि थ्योरम को याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब इस चैप्टर जो कॉम्प्लेक्स, ये जो बुक हमारी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, इसमें जो मेहनत आपको करनी है वो थ्योरम के लिए ही करनी है। आप देखिएगा कुछ डेफिनेशन मैंने बोर्ड पर लिख दी है, उस डेफिनेशन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन आती है पार्टीशन की। पार्टीशन की डेफिनेशन लिख दीजिएगा, लेट क्लोज इंटरवल ए बी एनी क्लोज इंटरवल वेयर ए कॉमा बी आर रियल, देन द सेट ऑफ पॉइंट्स p इक्वल टू a इक्वल टू t0 t1 t2 t3 डॉट डॉट tn इक्वल टू b इज कॉल्ड पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। यानी कि अगर आपको कोई क्लोज इंटरवल ए बी मिला हुआ है, तो a से लेकर के b तक के कुछ पॉइंट अगर आप कंसीडर कर लेते हैं, तो उन पॉइंट्स का जो सेट कहलाएगा वो आपका पार्टीशन कहलाएगा। थोड़ा मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ इसके लिए। यहाँ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप थोड़ी देर के लिए सोचिएगा। आपके पास क्लोज इंटरवल है 0,5, आपके पास एक क्लोज इंटरवल है 0,5। ध्यान रख लीजिएगा, दोनों वैल्यू जो है वो रियल होनी चाहिए। अब 0,5 के बीच में मैं कुछ पॉइंट जो है वो कंसीडर करने जा रहा हूँ। जो पॉइंट मैं कंसीडर करूँगा वो पॉइंट जो होंगे वो मेरे जो पॉइंट होंगे, उन पॉइंट को अगर मैं लेकर के एक सेट बनाता हूँ, तो मेरा सेट जो है वो पार्टीशन बनेगा। अब देखिएगा, इसका मैं पार्टीशन लिखने वाला हूँ p इक्वल टू, सबसे पहले तो 0 लेना कंपलसरी है, क्योंकि 0 से स्टार्टिंग करनी है। सबसे पहले 0 लेना कंपलसरी है, और लास्ट का जो है पॉइंट 5 लेना कंपलसरी है। अब बाकी उसके बीच में जो है आप जो भी अपनी मर्जी से चाहे वो ले सकते हो, बस लेकिन ध्यान रखना है अगला वाला जो पॉइंट होना चाहिए वो पीछे वाले पॉइंट से आगे होना चाहिए। अब देखिएगा 0 के बाद में मान लीजिएगा पॉइंट 1 ले लेता हूँ। पॉइंट 1 के बाद मेरी मर्जी करती है तो मैं पॉइंट 7 ले लेता हूँ। पॉइंट 7 के बाद में 1 ले लेता हूँ। सही है, अगला नंबर जो है बड़ा होना चाहिए। अब देखो अपनी जो भी मर्जी है, इस पार्टीशन को बनाने के इनफाइनाइट तरीके होते हैं, जिसकी जो मर्जी है वो उसे पार्टीशन को मान सकता है। 1 के बाद मैं ऐसे ले लेता हूँ, 1.5 ले लेता हूँ, फिर मैं 2 ले लेता हूँ, फिर मान लो 2.9 ले लेता हूँ, फिर 3.7 ले लेता हूँ, फिर 4.8 ले लेता हूँ, फिर 4.9 ले लेता हूँ, और फिर 5 ले लेता हूँ। तो अपनी मर्जी से इस तरह से 0 से लेकर के 5 तक के जितने भी पॉइंट आप लेते हैं, उन पॉइंट को अगर आप सेट में बना देते हैं, एक सेट में बना देते हैं, तो वो सेट जो है वो पार्टीशन कहलाता है।
इस वाली बुक में तो पार्टीशन का खैर कोई इतना रोल नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं डेफिनेशन में भी यूज होगा। लेकिन जब हम रियल एनालिसिस फर्स्ट पेपर पढ़ने जाएंगे तो उसमें पार्टीशन की जो जानकारी होगी वो अच्छी तरह से दी जाएगी, क्योंकि पूरा एक चैप्टर जो है वो पार्टीशन पर ही डिपेंड होगा। ये आपको मैंने सिखाया पार्टीशन लेना। अब देखिएगा, द ग्रेटेस्ट ऑफ द नंबर्स t1 माइनस t0 t2 माइनस t1 डॉट tn माइनस tn माइनस 1 इज कॉल्ड नॉर्म ऑफ पार्टीशन P एंड डिनोटेड बाय मोड P। अब जैसे आपने पार्टीशन लिया होगा, कोई क्लोज इंटरवल आप ले रहे हो, उसके पार्टीशन लिया होगा, तो किसी भी अगले वाले बिंदु में से आप पीछे वाले बिंदु को घटा दीजिएगा, तो वो लेंथ निकाल लीजिएगा। उन लेंथ की जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, वो नॉर्म P कहलाती है। अब देख लीजिएगा यहाँ पॉइंट, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो पॉइंट 1 आता है, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो पॉइंट 6 आता है, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो पॉइंट 3 आता है, यहाँ पर डिफरेंस लेते हैं तो पॉइंट 5 आता है, यहाँ डिफरेंस लेते हैं तो पॉइंट 5 आता है, यहाँ डिफरेंस लेते हैं तो पॉइंट 9 आएगा। इनमें डिफरेंस अगर आप लेंगे तो 2.9 है तो पॉइंट 8 आ जाएगा। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस लेंगे तो पॉइंट 4 आ जाएगा। इन दोनों का आप डिफरेंस लेंगे तो पॉइंट 1 आ जाएगा। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस लेंगे, सॉरी, यहाँ पॉइंट 8 आ जाएगा। 4.1 के बाद 4.9 में पॉइंट 8 आ जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस अगर आप लेते हैं तो पॉइंट 1 आ जाएगा। तो किसी भी अगले वाले पॉइंट में से पीछे वाले पॉइंट को अगर घटा देंगे तो वो लेंथ आप निकाल लीजिएगा। उस लेंथ में से जो सबसे बड़ी लेंथ होगी वो आपकी नॉर्म कहलाएगी। आप देखिएगा पॉइंट 1, पॉइंट 6, पॉइंट 3, पॉइंट 5, पॉइंट 5, पॉइंट 9, पॉइंट 8, पॉइंट 4, पॉइंट 8 और पॉइंट 1, ये जितने भी डिफरेंस निकले हैं, इन डिफरेंस में सबसे बड़ा पॉइंट 9 है। सबसे बड़ा कौन है? पॉइंट 9 है। तो यानी कि अगर हमसे कहने लगे कोई नॉर्म P, नॉर्म P का मतलब हुआ मोड P लिख देंगे और इजिकल टू वैल्यू हो जाएगी 0.9। तो यानी कि कोई भी क्लोज इंटरवल अगर होता है, उस क्लोज इंटरवल में आप बीच में कुछ पॉइंट डाल देते हैं और उसका एक सेट बना लेते हैं, तो वो सेट जो है वो पार्टीशन कहलाता है। किसी भी अगले वाले बिंदु में से पीछे वाले बिंदु को घटा करके आप बीच की दूरी निकालते चलिएगा। जो लेंथ निकल करके आएंगी वो लेंथ जो है आपकी, उसमें सबसे बड़ी जो लेंथ है वो आपकी नॉर्म कहलाती है उस पार्टीशन की। तो पार्टीशन की नॉर्म का मतलब है किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की, मतलब क्रमागत किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की सबसे बड़ी दूरी। अभी मैंने नॉर्म सिखा दिया है, यहाँ डेफिनेशन हो गई है नॉर्म P इक्वल टू मैक्सिमम TR माइनस 1 और R इक्वल टू 1 to डॉट डॉट n। यानी कि देखिएगा R इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये आएगा, 2 पर ये आएगा, n पर ये आ जाएगा। तो यानी कि किसी भी अगले बिंदु में से पिछले बिंदु को घटाने के बाद जो सबसे बड़ी लंबाई निकल कर आएगी वो आपकी नॉर्म जो है वो कहलाएगी। उसके बाद देखिए पार्टीशन हो चुका है, पार्टीशन का नॉर्म हो चुका है। अब देखिएगा अब डेफिनेशन आती है कंटीन्यूअस आर्क की। कंटीन्यूअस आर्क की यानी कि जब आप कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे होते हैं तो एक्स वाई प्लेन में अगर कोई कर्व आप बनाते हैं और वो कर्व हर जगह कंटीन्यूअस होता है, तो वो जो आर्क बनती है वो कहलाती है कंटीन्यूअस आर्क। यही डेफिनेशन है। यहाँ पर z को हम फाई टी प्लस आई साई टी के रूप में खोल देंगे और हम ये कहेंगे कि फाई टी और साई टी जो है वो कंटीन्यूअस फंक्शन होने चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो जो हमारा कर्व होगा वो कंटीन्यूअस कर्व होगा, और यानी कि जो आर्क होगी तो वो कंटीन्यूअस आर्क होगी। ये देखिएगा डेफिनेशन है कंटीन्यूअस आर्क की। इफ ए पॉइंट z ऑन द कर्व इज सच दैट z इज इक्वल टू फाई टी प्लस आई साइन टी, देन ये x की वैल्यू हो जाएगी, ये y की वैल्यू हो जाएगी। ये फाई टी साइन टी आर कंटीन्यूअस फंक्शन, देन आर्क इज कॉल्ड कंटीन्यूअस आर्क। यानी कि कोई आर्क अगर इस तरह से लेते हैं, कोई आर्क इस तरह से लेते हैं कि उस पर किसी भी बिंदु पर अगर आप जाते हैं तो z की वैल्यू यानी कि उसके रियल पार्ट की वैल्यू और उसके इमेजनरी पार्ट की वैल्यू हर बिंदु पर कंटीन्यूअस होती है, तो वो आर्क जो है वो कंटीन्यूअस आर्क कहलाती है। अब कंटीन्यूअस आर्क के बाद अगली डेफिनेशन आती है मल्टीपल पॉइंट्स। मल्टीपल पॉइंट्स, मल्टीपल पॉइंट जो है बीएससी पार्टन में भी सिखाए गए थे। ये देखिएगा, आप किसी कर्व के बारे में सोचिएगा, ये मैंने एक कर्व बनाया है, तो जब मैं कर्व को ड्रॉ करता हूँ तो ऐसे घूमता हुआ मैं ऐसे आता हूँ, सही है। तो ये वाली जो वैल्यू है,
ये वाली वैल्यू मुझे 2 बार मिलती है, जो वैल्यू है मुझे 2 बार मिलती है, एक बार इधर से गुजरते समय, एक बार इधर से लौटते समय। तो अगर जो जेड की इक्वेशन है, यानी कि जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, यानी कि जो हमने कंटिन्यूस आर की डेफिनेशन में जेड की इक्वेशन दे रखी है, अगर ये जेड की इक्वेशन एक से ज़्यादा बिंदु पर, जेड की इक्वेशन टी के एक से ज़्यादा मानों पर एक साथ संतुष्ट हो जाती है, तो ऐसे पॉइंट को हम मल्टीपल पॉइंट कहते हैं। तो मल्टीपल पॉइंट का मतलब जो है सीधा सीधा सा ये। अभी जरा शादी हो रही है, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। बात चल रही थी मल्टीपल पॉइंट की। तो जेड इक्वल टू 5t प्लस आई साई टी है। मान लीजिएगा टी के 2 अलग अलग बिंदु हैं, उन पर जेड की वैल्यू सेम आ जाती है। तो ऐसे केस में जो हमारा कर्व जो पॉइंट कहलाएगा वो मल्टीपल पॉइंट कहलाएगा। जैसे कि डायग्राम में ये मैंने बनाया था, तो ये जो पॉइंट है मेरा, ये मल्टीपल पॉइंट है। अगर बीएससी पार्ट 1 के अकॉर्डिंग बात करें तो मल्टीपल पॉइंट भी जो हमारे कस्प पर नोड हुआ करते थे, जिस पर हम चेक करते थे कि वो कस्प है या नोड है, ये भी मल्टीपल पॉइंट है। और देखिएगा बीएससी पार्ट 1 में इस तरह से कुछ कर्व बनाया करते थे। ये कर्व घूमता हुआ इस बिंदु पर आ जाता है, तो ये भी हमारा मल्टीपल पॉइंट था। और ये जो है बीएससी पार्ट 1 में कस्प कहा करते थे, और इस वाले पॉइंट को जो है वो नोड कहा करते थे। जब बीएससी पार्ट 1 में इंटीग्रेशन पढ़ाई जा रही थी, तो उस समय नोड और कस्प ढूंढा करते थे। नोड और कस्प जो है वो मल्टीपल पॉइंट्स के ही एग्जाम्पल होते हैं। अब इसके बाद मल्टीपल पॉइंट्स के बाद आता है जॉर्डन आर्क। अब मल्टीपल पॉइंट्स के बाद जो है जॉर्डन आर्क आता है। अब जॉर्डन आर्क में आप एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये जॉर्डन आर्क है, अगर कोई आपके पास आर्क है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए। ये ध्यान रखना, जो आर्क है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए और उसमें कोई भी मल्टीपल पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो वो जो आर्क कहलाएगी वो कहलाएगी आपकी जॉर्डन आर्क। देखिएगा ये डेफिनेशन है, ए कंटिन्यूस आर्क विदाउट मल्टीपल पॉइंट इज कॉल्ड जॉर्डन आर्क। यानी कि बिना मल्टीपल पॉइंट के अगर कोई आर्क बनाते हैं, कंटिन्यूस आर्क बनाते हैं, तो वो जॉर्डन आर्क कहलाती है। जैसे कि देखिएगा ये मैंने कोई आर्क बना दी और एक आर्क मैंने ये बना दी कर्व की, तो ये जो है ये जॉर्डन है, लेकिन ये जॉर्डन नहीं है क्योंकि इसमें मल्टीपल पॉइंट आ चुका है। तो अगर कोई कंटिन्यूस कर्व आप बना देते हैं, कोई कंटिन्यूस आर्क बना देते हैं और उसमें कोई मल्टीपल पॉइंट नहीं होता है, तो वो जो है हमारी जॉर्डन आर्क कहलाती है। अब उसमें एक पॉइंट और जोड़ दीजिएगा। कंटिन्यूस आर्क की डेफिनेशन से तो ये है कि जेड इक्वल टू जो 5t प्लस आई साई टी है, ये कंटिन्यूस होने चाहिए। यानी कि जेड इक्वल टू 5t प्लस आई साई टी अगर कंटिन्यूस हो जाते हैं तो वो कंटिन्यूस आर्क बन जाती है। अब इसमें एक कंडीशन और जोड़ दीजिएगा कि फाई डैश टी और साई डैश टी, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ फाई एंड डेरिवेटिव ऑफ साई अगर कंटिन्यूस हो जाते हैं तो उसका नाम रेगुलर आर्क हो जाता है। देख लीजिएगा, if the curve is such that यहाँ रह गया है अभी if in addition। अब इसमें कुछ और जोड़े जो डेफिनेशन है, if in addition phi dash t psi dash t are also continuous then the arc is called regular arc of Jordan curve। तो फाई टी साई टी अगर कंटिन्यूस हो जाएंगे विदाउट मल्टीपल पॉइंट तो वो जॉर्डन कर्व हो जाएगी, और फाई डैश टी साई डैश टी भी कंटिन्यूस हो जाते हैं तो वो कहलाएगी आपकी रेगुलर आर्क। अब रेगुलर आर्क के बाद आती है रेक्टिफिएबल आर्क। रेक्टिफिएबल आर्क में क्या होता है दिखेगा, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ये मान लीजिएगा मेरे पास कोई आर्क है, इस आर्क पर आप ढेर सारे बिंदु ले लीजिएगा। ये ढेर सारे बिंदु लिए गए हैं, इन ढेर सारे बिंदु को मिलाते हुए कोड बनाते चलिएगा। जैसे कि देखिएगा ये कोड आ जाती है, 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 ये आ जाती है, फिर ये आ जाती है, ये आ जाती है, ये आ जाती है। तो मेरे पास एक कंटिन्यूस कर्व है और इस तरह से डिफरेंट पॉइंट लिए गए हैं। डिफरेंट पॉइंट पर ये पॉइंट जो है वो बहुत अत्यंत जो है समीप होने चाहिए, और इनको मिलाते हुए जब आप कोड बनाते हैं यानी कि साइड ऑफ पॉलीगन बनाते हैं, तो इनको जोड़ने के बाद अगर कोई अपर बाउंड बनता है, ध्यान रखिएगा
इन सारी आर के जो जितनी भी मैंने कोड बनाई है इन सबको ऐड करने के बाद अगर कोई सबसे बड़ी वैल्यू यानी कि अपर बाउंड बनता है तो हमारा जो कर्व होता है वो रेक्टिफिएबल कर्व कहलाता है, और ऐसे केस में जो अपर बाउंड होता है वो कर्व की लेंथ कहलाती है। तो यानी कि लेंथ अगर कर्व की निकालनी है तो जितने भी आर्क के मैंने ये कोड बनाए हैं छोटे छोटे, इन सबको आप ऐड कर दीजिएगा और आपकी लेंथ प्राप्त हो जाएगी। अब अगली डेफिनेशन ये देखिएगा, इफ द कर्व इज सच दैट द सम ऑफ लेंथ ऑफ इंस्क्राइब्ड पॉलीगन, जो मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है इंस्क्राइब्ड पॉलीगन की साइड है, हैव ए फाइनाइट अपर बाउंड एल, यानी कि कोई भी कर्व इस प्रकार से बनता है कि उसके अंदर इंस्क्राइब्ड पॉलीगन अंदर जो पॉलीगन बनाया गया है उनकी लेंथ का जो सम होता है वो उसका अपर बाउंड होता है। अपर बाउंड मान लीजिएगा एल है, देन द कर्व इज कॉल्ड रेक्टिफिएबल, तो ऐसे केस में जो कर्व है वो रेक्टिफिएबल कहलाता है, एंड एल इज कॉल्ड लेंथ ऑफ कर्व, और जो एल जो है वो कर्व की लेंथ कहलाती है। तो इस तरह से ये डेफिनेशन का जो है डिस्क्रिप्शन हो जाता है। अब आगे चलते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है 5.4, यह है कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल। जो इंटीग्रल होता है वो सम से रिप्रेजेंट होता है, यानी कि इंटीग्रल का सीधा संबंध जो है वो सम से होता है। अब यहाँ कॉम्प्लेक्स के मेथड में हम यही रिप्रेजेंट करने वाले हैं कि सम लेने के बाद जो है वो इंटीग्रल कैसे बनता है, और इसे बोलते हैं एबी इनिशियो मेथड। इस मेथड से जो रिजल्ट आएगा वो एबी इनिशियो मेथड के रिजल्ट के नाम से जाना जाता है। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचिएगा, ये हमारे पास कोई कर्व है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ए इक्वल टू जेड नॉट, यहाँ Z1 डाल दीजिएगा, यहाँ Z2 डाल दीजिएगा, यहाँ ZR-1 डाल दीजिएगा, यहाँ ZR डाल दीजिएगा, यहाँ Zn-1 डाल दीजिएगा, और यहाँ डाल दीजिएगा Zn इक्वल टू B। ये एक कंटिन्यूस कर्व बनाया गया है जो A से लेकर के B तक है। A की जो वैल्यू है वो Z0 है और B की वैल्यू जो है वो Zn है। ये है, ऐसे मान लेते हैं, लेट Z इक्वल टू xt प्लस I बाई t, कॉमा A लेस देन इक्वल T लेस देन इक्वल B इज ए गिवन कर्व। ये हमारे पास कोई गिवन कर्व है। अब यहाँ से देखिएगा, पॉइंट आप ले लीजिएगा यहाँ पर। अब Z0 और Z1 है ना, Z0 और Z1 के बीच में कोई आर्बिट्ररी पॉइंट लेते हैं E1, यहाँ ले लेते हैं E2, ऐसे यहाँ इनके बीच में ER और इनके बीच में EN। ये ध्यान रखिएगा, Z1 Z2 वगैरह जो है बाद में जाकर हम इनके बीच की दूरी बहुत छोटी कर देंगे, तो जो बीच में पॉइंट E1 E2 E3 डॉट डॉट ER लिए गए हैं, EN करके लिए गए हैं, ये दोनों पॉइंट के करस्पॉन्ड हो जाएंगे। क्योंकि इंटीग्रेशन तभी बनता है जब आप पार्ट जो लेते हैं वो अत्यंत छोटे छोटे लेते हैं। अब ऐसे केस में एक सम को डिफाइन करते हैं, ये है डिफाइन ए सम, डिफाइन ए सम फॉर पार्टीशन बनाया गया है बेटा, फॉर पार्टीशन P इक्वल टू A इक्वल टू Z0 Z1 Z2 डॉट डॉट ZR-1 कॉमा ZR डॉट डॉट Zn-1 Zn इक्वल टू B। क्लोज इंटरवल A कॉमा B था, इसका मैंने पार्टीशन तैयार करा। इस पार्टीशन के लिए हम एक सम डिफाइन करने वाले हैं। इस तरह से डिफाइन करेगा, सम का S हो जाता है, सफिक्स में P हो जाता है इक्वल टू। अब यहाँ चलिएगा, फंक्शन की वैल्यू लीजिएगा, जैसे फंक्शन ऑफ Z होता है ना, उस Z में E1 डाल दीजिएगा। तो जिन दो पॉइंट के बीच में जो पॉइंट ले रखा है उस पर ना फंक्शन डालते चलिएगा, और बाद वाले पॉइंट में से पीछे वाला पॉइंट हटा करके मल्टीप्लाई करते चले जाएगा। अब F इवन हो जाता है, F इवन यहाँ है, इसमें से ये माइनस कर दीजिएगा, Z1 माइनस Z0 प्लस फिर F(E2) ले लीजिएगा, Z2 माइनस Z1 एंड सो ऑन। फंक्शन ऑफ ER ले लीजिएगा, यहाँ ZR-1 प्लस डॉट डॉट सबसे लास्ट का FEN, और यहाँ हो जाता है Zn-1। तो इस तरह से हम पार्टीशन P के लिए एक सम डिफाइन करते हैं। एक के विशेष प्रकार का सम यहाँ पर लिया गया है। अब हम इसके समेशन में लिख देते हैं,
एस पी इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 1 to n हो जाएगा, फंक्शन ऑफ ई आर हो जाएगा, और ये हो जाएगा जेड आर माइनस का 1। अब जेड आर माइनस 1 है तो ये डेल्टा से रिप्रेजेंट होता है, क्योंकि ऐसे लिख दीजिएगा डेल्टा जेड आर इक्वल टू जेड आर माइनस 1, तो सम की वैल्यू हो जाती है ऐसे इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 1 to n फंक्शन ऑफ ई आर, और इनटू में हो जाता है डेल्टा जेड आर। ये पॉइंट हमारा हो जाता है। अब हम यहाँ से फार्मूला बनाने वाले हैं। अब यहाँ से जो डेल्टा जेड आर है उसे छोटे से छोटा चुनिएगा। तो जैसे पार्टीशन में बिंदु लिए गए हैं जेड नॉट, जेड वन, जेड टू डॉट डॉट जेड एन तक लिए गए हैं, तो आप लिमिट लगाइएगा फॉर एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। जब एन टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा कॉमा मोड डेल्टा जेड आर टेंड्स टू 0 हो जाएगा, मोड डेल्टा जेड आर टेंड्स टू 0 हो जाएगा। यानी कि जब ए से बी तक की बिंदु, जब ए से बी तक के जो पॉइंट है उसमें अनंत बिंदुओं की संख्या लेंगे तो किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी है वो लगभग नगण्य हो जाएगी, तो टेंड्स टू 0 में चला जाएगा। अब इंटीग्रेशन के हिसाब से ये डी जेड बन जाएगा। अब ये हो जाता है इन दिस केस द सम इज रिप्रेजेंटेड बाई इंटीग्रेशन ए टू बी एफ जेड डी जेड। अब जो ऊपर सम की वैल्यू आ रही है वो सम की वैल्यू इस इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट हो जाएगी। अब यहाँ से हो जाता है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ जेड इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन आर इक्वल टू 1 to n फंक्शन ऑफ ई आर, और इनटू का हो जाता है डेल्टा जेड आर। अब इंटीग्रेशन ए टू बी है उसे लाइन इंटीग्रल भी कह सकते हैं, और लाइन इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटीग्रेशन के सफिक्स में सी डाल देते हैं, और आप ऐसे भी कर दीजिएगा इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन आर इक्वल टू 1 to n फंक्शन ऑफ ई आर इनटू डेल्टा जेड आर। अब इस तरह से जो है, और ये ई आर की भी कंडीशन डाल दीजिएगा वेयर जेड आर माइनस 1 लेस देन इक्वल ई आर लेस देन इक्वल जेड आर। तो जो ई आर वाला पॉइंट है वो जेड आर माइनस 1 से लेकर के जेड आर तक कहीं भी पॉइंट हो सकता है, और इस ए बी इनिशियल मेथड के अनुसार जो है वो इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। इससे भी हमें 2-3 सवाल जो है करने हैं। अब जो आगे वाली एक्सरसाइज आएगी वो बीएससी पार्ट 1 के अकॉर्डिंग आएगी। अब ये डेफिनेशन जो है वो खत्म हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम क्वेश्चन करेंगे वो बीएससी पार्ट 1 के क्वेश्चन करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही दिन में जो है एक ही वीडियो में जो हमारी एक्सरसाइज निपट जानी चाहिए।